भागता बचपन। स्मृति एक टाइम मशीन है जिसके माध्यम से आप अतीत में जा सकते हैं और एक बार पुनः जी सकते हैं उसे। ब्रजेंद्र त्रिपाठी। बुद्ध की तरह उसकी आंखें खुली तो पिता उसे कहीं नहीं दिखे। चंद्रमा के बदले वो भी बृहस्पति के साथ बड़ा हुआ और आगे भी पिता उसकी जिंदगी में एक ग्रह की तरह ही बने रहे। रिश्ते में उस समय दूरी या खटास आने लगती है जब कुंडली में उन रिश्तों के स्वामी ग्रह कमजोर होने लगते हैं, और चीकू की जिंदगी में इस समय सारे ग्रह अपने उचित स्थान से विमुख थे। अपने पिता को उसने कभी नहीं देखा। पिता का देहांत ब्रेन ट्यूमर की देर से जानकारी के कारण हुआ। लोग कहते कि गजब के वक्ता थे और हूबहू मुकेश की तरह गाते थे। लंबे, सांवले, बिल्कुल खड़ी नाक, हृदय से उतने ही नरम और बच्चों से बेहद प्यार करने वाले। अपने इन्हीं नैसर्गिक गुणों के कारण वो बिहार कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं में शामिल थे। ये सारी बातें चीकू के लिए जैसे कहानियों जैसी थीं, जो किसी न किसी और के मुंह से रह रहकर उसने सुनी थीं। पिता के गुजर जाने के बाद भी पार्टी होल टाइमर बहुतायत में आते रहते। उन्हें देखकर बचपन से ही ये बात जहन में बैठ गई थी कि कम्युनिस्ट फक्कड़ होते हैं। घर में हमेशा अभाव का डेरा खाली कनस्तर बन बजता रहता है और भूख ढिबरी की तरह जलती रहती है बिला नागा। जब आधार टूटता है तो आशाओं के बिंब मध्यम होने लगते हैं। चीकू का पिता के देहांत के बाद जन्म लेना ननिहाल के आर्थिक संतुलन के पारदर्शी शीशे को तोड़ने वाले पत्थर की तरह देखा जाने लगा। नाना, नानी, मामा, मामी, सारे रिश्ते घर के बढ़ते खर्च के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे। ताने तिश्नों के लहजे में बातें होने लगीं और स्वाभिमान की खूटन माहौल में घुटन पैदा करने लगीं। मां के पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय नौकरी ढूंढने के। उन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ था। स्टाफ नर्स की बहाली उनके लिए रोशनी की किरण बनकर आई। समस्या बस यही थी कि नौकरी के पहले 2 साल पटना मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग करनी थी। चीकू कहाँ और कैसे रहेगा, ये समस्या मां के सामने मुंह बाए खड़ी थी, जिसका समाधान बनकर मां के बड़े भाई और भाभी आए और इस शर्त पर उसे ननिहाल में रखा गया कि चीकू के रहने का खर्चा मां अपने स्टाइपेंड से भेजती रहेगी। वर्तमान को लांघने का मां का ये पहला कदम था। पीएमसीएच पटना में ही ट्रेनिंग के दौरान उनकी पहचान चीकू के पिता के पुराने मित्र और पार्टी के ही सहयोगी डॉक्टर ईश्वरनाथ से हुई। पार्टी के कई काम दोनों ने साथ में किए थे और उनके मन में मरहूम मित्र के लिए बहुत ज्यादा इज्जत थी। उस समय चीकू की मां का ख्याल रखना उन्हें अपनी नैतिक जिम्मेदारी लग रही थी। चीकू की मां एक अच्छी नृत्यांगना भी थी और एक दिन मेडिकल कॉलेज के किसी कार्यक्रम में चीकू की मां का नृत्य होना था सो हुआ, और फिर कुछ लफंगे डॉक्टरों की फिरकी और फुहड़ता भरी ओछी फप्तियां राह चलने और नौकरी करने में परेशानी का सबब बन गईं। बीच बचाव में आने वाले डॉक्टर साहब से कई बार रिश्तों का प्रमाण पत्र पूछा गया। डॉक्टर साहब हर बार मन मारकर मौन रह जाते, पर हर बार का मौन उनके भीतर लावे का टुकड़ा बनकर रह जाता और साथ ही उसमें 2 बूंद तेल भी डाल देता। उधर मां की नजर में डॉक्टर साहब के प्रति इज्जत बढ़ती जाती। नजर की इज्जत धीरे धीरे कब जिम्मेदारी में बदलती चली गई, दोनों को ही पता नहीं चला। ख्याल कब स्नेह बना और अनुराग ने कब प्रेम की शक्ल अख्तियार कर ली, पता ही नहीं चला। और एक दिन बिल्कुल फिल्मी अंदाज में डॉक्टर साहब ने ईश्वर के समक्ष मंदिर में मांग भरकर सारे उड़ते प्रश्नों को विराम दे दिया। एक ही दोने में मूंगफली खाने वाले कब एक ही थाली में खाने लगे, दोनों में से किसी को पता ही नहीं चला। जरूरतें किसको किसकी थीं, ये कहना मुश्किल था, लेकिन सभी नकारात्मक कारणों को नकारते हुए डॉक्टर और चीकू की मां ने अंतर्जातीय विवाह कर लिया। अब वो एक ऐसी प्रेम कहानी का लबादा ओढ़े थी जिसमें प्रेम और जिजीविषा दोनों आपस में सिमटे पड़े थे। 2 साल की ट्रेनिंग देखते देखते खत्म हो गई। डॉक्टर साहब के लिए पत्नी का प्यार अब एक नशे से कम नहीं था। पटना में भी वो ज्यादातर वक्त साथ ही काटते, शिफ्ट की ड्यूटी एक साथ बुक करवाते। ये डॉक्टर साहब की उस पृष्ठभूमि का भी असर था जहां से हटकर आज वो यहां पटना में रह रहे थे। उस पृष्ठभूमि से
पूरे गांव या कहिए शहर का एकमात्र लड़का जो सवर्णों की हिकारती नजरों को झेलते हुए पढ़ लिख कर डॉक्टर बना, और यहां तक कि अपनी बिरादरी में भी अपने पढ़ाकू स्वभाव के कारण अलग थलग ही रहा। डॉक्टर साहब की मां का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था। उसका भी एक गहरा असर कहीं अर्धचेतन में जरूर रहा होगा, जो उन्हें हर हाल में पत्नी के करीब रखता, जहां ममत्व, स्नेह और प्रेम एक ही पात्र में एक साथ मिलता। वो उनके लिए अपनी खोई डायरी की तरह थीं, जिनको फिर से खो जाने का डर हमेशा उनको भीतर से डराए रखता। इसी चक्कर में दोनों ने ट्रेनिंग खत्म होते ही जमुई के पास तेतरहट गांव में पोस्टिंग ले ली। चीकू को ननिहाल से अब मां अपने साथ ले आई थी। चीकू के लिए भी ये दुनिया एकदम नई थी। पत्नी के प्रति लगभग ऑब्सेस्ड डॉक्टर साहब बाकियों से बहुत कम बोलते। साधारण कद काठी के गोल चेहरे वाले डॉक्टर साहब थोड़े ज्यादा सांवले तो थे ही, साथ ही सिर के सामने के बालों में अत्यधिक कमी के कारण उम्र से ज्यादा बड़े भी लगते। उस पर चश्मे का होना उन्हें डॉक्टर कम प्रोफेसर ज्यादा बना दे रहा था। स्वभाव से भी वो डॉक्टर कम अंतर्मुखी शोधकर्ता ज्यादा थे। हमेशा नई और सस्ती दवाइयों के ऊपर उनका प्रयोग चलता रहता। दिल से अब भी वो कॉमरेड ही थे, सो गरीबों का विशेष ख्याल रखते और उन पर ही उन दवाइयों के प्रयोग भी करते। चिंतन मनन में लगे रहते और हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते ही दिखते। गंभीरता बच्चों के लिए डरावनी हो सकती है और सुना है शोधकर्ता सबसे पहले स्नेह का त्याग कर देते हैं। बाहरी दुनिया में एक भी दोस्त न होना और सारे रिश्तों का समागम पत्नी में हो जाना घर में अलग ही माहौल बना रहा था, थोड़ा रहस्यमयी, थोड़ा डरावना। दोनों पिताओं के संबंध एक ही राजनीतिक और बौद्धिक संस्था से होते हुए भी उसे हमेशा अपने पिता की छवि डॉक्टर से बेहतर दिखती। माला चढ़ी घुंघराले बालों वाली पिता की मुस्कुराती तस्वीर हमेशा डॉक्टर साहब के आधे चांद पर हंसती रहती। ये सब देख एकांत में चीकू मुस्कुरा देता। उसे गुरूर सा महसूस होता कि वो साधारण से शिक्षक का ही पुत्र है, न कि डॉक्टर साहब का। पिता पुत्र का रिश्ता कुछ ऐसा हो गया था जैसे कुत्ते और ढेले का। सीधे मुंह बात करना तो दूर, आंख मिलाना भी पर्व त्योहार की तरह साल का दिन देख कर आता। परंतु मां के लिए डॉक्टर का प्रेम कभी कम नहीं होता दिखा, और यह भी सच है कि उस प्रेम पात्र के स्नेह की 2-4 बूंदें भी कभी उस नादान की ओर नहीं छलकती। स्वभाव में प्रेम याचना उसके नसीब में बचपन की घटती घटनाओं की ही देन थी। मां के साथ जो अपनापन पिता का था, वो बेटे के साथ अजनबीपन में बदलता जा रहा था। रिश्तों में शून्यता गहरा रही थी। समय से पहले बड़ा होने की ललक कहीं किसी और घर में प्रेम, स्नेह और दुलार तलाशती रहती। मुकेश और रफी के गाने अकेले में सुनता और गुनगुनाता। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, या तोरा मन दर्पण कहलाए जैसे दर्शन भरे गीत उसे उस उम्र में भी बहुत प्रिय थे। जीवन का अलग ही दर्शन उसकी बाहरी और अंदरूनी खोज में चुपके से शामिल हो रहा था। जब भी डॉक्टर साहब घर पर होते, मां का ध्यान पूर्णतः उन पर ही केंद्रित रहता। चीकू के हिस्से में सिर्फ मां बाप की खिलखिलाहट से उफनती कुढ़न आती। अक्सर वो दोनों खुद में इतने खोए रहते कि बच्चा भी घर में है इसका एहसास तक उन्हें नहीं होता। घुटन भरे ऐसे वातावरण में उस छोटी उम्र को अपना बुखार बार बार देखने का मन करता। उसे हमेशा तेज ज्वर का अंदेशा लगा रहता, या फिर वो ये सोचता कि कहीं उसका ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया है। घर में कुढ़न और अस्पताल का रहस्यमय परिवेश उसके माथे में ऐसी ऐसी बीमारियों के सपने दिखाता जिससे मां डॉक्टर को छोड़ उसके पास आ जाए, और ऐसे विचारों में ही घिरे घिरे उसे कब नींद आ जाती पता ही नहीं चलता। अक्सर माता पिता का बंद दरवाजा उस नन्हे बच्चे के बचपन को और भी पथरीला बना देता। अकेले में वो खुद को कभी कचोटता तो कभी डरता रहता। रात को डरावने सपने आते। बीच बीच में मां दौड़कर आती भी, सुलाने की कोशिश भी करती, पर अगले ही पल कमरे से एक नकली खांसी की आवाज उन्हें वापस बुला लेती। उस डर की याद मात्र से ही उसका पूरा शरीर कान में बदल जाता। कई रातें बस छत पर टंगे काले बादलों को निहारते बीतती। अजीब चेहरे उसके साथ डरावने नाटक खेलते रहते। वो ये भी सोचने लगा था कि उसके इस धरती पर बचे रहने का औचित्य भी है क्या। ऐसे में पहले पिता की छवि ही उसका संबल होती, परंतु पिता की क्षीण स्मृति उसे और परेशान कर देती।
जिंदगी अनाथों और लावारिसों से कुछ ही ज्यादा बेहतर थी, पर एहसास लगभग वैसे ही थे। इसके विपरीत जब भी वो सिर्फ मां के साथ होता, गिलहरी की तरह फुदकने लगता, अखरोट की तरह सहेजता मां के साथ बिताए एक एक क्षण को। मां भी अपना संचित प्रेम, स्नेह, दुलार उस छोटे से पल में ही एक साथ उंडेल देती। उन क्षणों में वो दुनिया की सबसे अच्छी प्यारी मां होती, जिसके लिए उसका चीकू ही सारा संसार। वो फिर से जी उठता। एक दिन सुलाने के क्रम में मां अपनी आप बीती सुनाने लगी। उनकी शादी के पहले परिवार और घर तक ठीक से नहीं देखा गया था, बस दूल्हे की सूरत और सीरत देखी गई थी, जबकि शादी के अगले दिन उन्हें पता चला कि ससुराल में शौचालय है ही नहीं। सारी औरतें 4 बजे सुबह से लालटेन लिए साथ में निकल जाती हैं। ये सब एक धोखे सा लगा। अच्छी बात यह थी कि उसकी मां की बात चीकू के पिता ने बिना कहे समझ ली। अगले दिन खुद घर के पीछे गड्ढा खोदने में लग गए और गड्ढे पर पटरा डालकर उसे टाट की चादर से घेर दिया। ये सब कितनी देर चलता। मां उनको लेकर मायके आ गई, जहां जिंदगी में और भी भूचाल का आना बाकी था, जो आया और पिता को उड़ा कर ले गया। यह किस्सा सुनाते हुए चीकू की मां मानो खुद में खो गई। चीकू की आती नींद अब गायब हो चुकी थी। मां को इसलिए भी वो स्मृति की खोह में जाने नहीं देता और भरसक प्रयत्न करता कि मां खुश रह सके। जिंदगी के दुखों का आरोह अवरोह डॉक्टर पिता के आने, रहने और जाने से जुड़ गया था। मां का पूरी तरह उनकी ओर संपूर्ण समर्पण स्नेहिल प्रेम में एक किंचित मात्र हिस्से के लिए भी उसे तड़पा देता। उसके लिए यह सब एक मानसिक वबाल का ऐसा रेला था कि झेले नहीं झेला जाए। दिमाग में दावानल विस्फोट और आर्तनाद का कोलाहल हमेशा बना रहता। उसका बचपन ऐसा ही कुंठित बीत रहा था, इसलिए अब ज्यादातर समय वो घर से बाहर बिताने लगा। अच्छे बुरे सारे दोस्त उसके जीने की वजह बनने लगे। बाल मन की मानसिकता में अब दूसरों से प्यार पाना पहली प्राथमिकता बन गई थी। वो हर वक्त खुद को सबसे अच्छा दोस्त साबित करने में लगाने लगा। लगभग पागलपन वाली हद तक वो दूसरों में प्रेम ढूंढने लगा। कभी मां की किसी सहेली के घर रुक जाता, उनमें अपनी मां और ममत्व को तलाशता, तो कभी रात में अपने दोस्तों के साथ ही ठहरता, घर नहीं लौटता। उन दिनों उसकी जिंदगी की रातों को रातों से बातें करने का शगल हो गया था। मन के जिस हिस्से में मां काबिज थी, वहां औरों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया था। मां अब जब भी अकेली होती तो चिंतित ही रहती। समझाते समय पता नहीं चलता कि वो चीकू को समझा रही है या खुद को, या फिर खुद ही खींच कर चीकू की पिटाई भी कर देती। चीकू की कोमल त्वचा और नादान मन दोनों समय से पहले भुतराने लगे। धीरे धीरे चोट खाने में उसे और मजा आने लगा, या यूं कहें कि मां को दर्द देने में उसे ज्यादा खुशी मिलने लगी। न चाहते हुए भी उसमें अपनों से ही बदला लेने की एक नई प्रवृत्ति जागृत हो रही थी। वो जानबूझकर ऐसी शैतानियां भी करता कि मां को और ज्यादा तकलीफ पहुंचे। उपेक्षा उसके स्वभाव में घुलकर उसका अस्त्र बन गई थी। उसकी आंखों में कोमलता ने विद्रोह भाव भरना शुरू कर दिया। अवज्ञा अब उसके पाठ का पहला शब्द था। विद्रोह की शुरुआत खाना न खाने से हुई, पर जब कई बार लगातार भूखे रहने के बाद भी किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता, तो वो नए नए हथकंडे आजमाने लगता। जैसे रात में घर से अचानक गायब हो जाना, दिन भर सिनेमा घर के चक्कर लगाना, गुस्से में नदी में घंटों तैरना, बगल की छोटी सी पहाड़ी में शाम अकेले बिताना, दूसरों को बीड़ी फूंकते देख जलकुंभी की सूखी डंडियों का सिगरेट बनाना और उसे अंदाज बदल बदल कर फूंकना। कभी चुपचाप चाय की दुकान पर कोने में बैठकर लोगों की गप्पें सुनना, तो कभी ताश खेलते लोगों को दूर से निहारना। सार यही कि चीकू अब घर में नहीं टिकता, चाहे कितनी भी पिटाई हो जाए। समय के पंख होते हैं, उड़ते हैं तो उड़ते ही चले जाते हैं। 6 साल ऐसे ही कब बीत गए पता नहीं चला। अब उसके घर पर लोग पहले की तरह नहीं आते। 1-2 परिचित आते भी तो चीकू के सिर पर दया भरा हाथ जरूर फेर देते। कभी कभार कोई यूं ही आ भी जाता तो पिता की और याद दिला जाता। फिर चीकू कई सवालों से एक साथ उलझ पड़ता। इस लड़ाई में सिर्फ वही लड़ता, वही घायल होता, वही रोता और अंत में वही हार भी जाता।
रिश्तों के इस गैर फितरी कसाव ने उसके मिजाज का रंग बदरंग करके उसे थोड़ा ज्यादा ही झक्की बना दिया था। यह घटना 1984 के आसपास की है, जब बिहार में जातिवाद, नक्सलवाद और साम्यवाद के बीच रोजाना का संघर्ष जारी था। राजनीति की दखलंदाजी घर के ओसारे तक फैली हुई थी। रेत, गारा और सीमेंट में खून सना हुआ था। सिखों की खिन्नता अपने चरम पर थी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग विद्रोही स्वर में विकल्प के रास्ते तलाश रहे थे। नए जातीय दलों का आपसी गठन भी तेजी से हो रहा था। नक्सली आंदोलन के भय से जन्मे जातीय दलों का मूल आधार ही प्रतिहिंसा पर आधारित था। यह वही समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उग्रवादी सशस्त्र आतंकवादियों के खिलाफ एक लिहाज से गृहयुद्ध ही झेल रही थी। इन सभी घटित बदलावों में एक चीज ऐसी थी जिसने और भी भयावह रूप ले लिया था, और वो थी घूसखोरी, जो देश की आत्मा में सेंध मारकर कुंडली जमाकर बैठ गई थी। हिंसा के साथ भ्रष्टाचार रेशा दर रेशा फैल चुका था। छोटी सी पोस्टिंग हो या मुफ्त इलाज, हर जगह भ्रष्टाचार वायरस की तरह संचारित होकर पूरे सिस्टम को संक्रमित करने लगा था। 84 के दंगे से 6 महीने पहले की बात है। एक शाम मां ने बताया, डॉक्टर साहब की पोस्टिंग शेखपुरा से 50 किलोमीटर दूर एक सुदूर गांव में हो गई है। इसे सुनने के बाद चीकू और चिंतित हो उठा। क्या अब उसे अपने बचे खुचे दोस्तों से भी दूर रहना होगा जो उसके जीने के किंचित सहारा थे? जबकि मां उधर सोच रही थी, शायद जगह और हवा बदलने से चीकू में कुछ बदलाव ही आ जाए, मन की कटुता ही शायद थोड़ी कम हो जाए। ये सब सोचकर मां ने भी 6 महीने की लंबी छुट्टी ले ली। तीनों अब उस मनहूस गांव में रहने चले आए। समय से पिछड़ा ये मनहूस गांव ऊंची जाति के बाहुल्य से प्रभावित था। टूटा फूटा 2 कमरे का अस्पताल, छोटा सा घर, पास ही पोखर, टूटा फूटा खपरेल का स्कूल, एक छोटा सा बाजार और 2 किलोमीटर में सिमटा संसार। इस संसार में गरीबी, अवसाद, बीमारियां, सभी कुछ एक साथ पसरी हुई थी। रेड कॉरिडोर के बीच बसा ये गांव, जहां लाल और काले सायों का 2 तरफा राज था, रुक रुक कर नक्सली हमले होते रहते। हर हमले के पीछे कुछ झूठी, कुछ सच्ची कहानियां भी होती। जंगलों, कस्बों और गांवों की पगडंडियों पर लाल रंग के झंडे उड़ते हुए दिख जाते थे। मिला जुलाकर कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच की लड़ाई जोरों पर थी। अस्पताल में सिर्फ 2 ही स्टाफ काम करते थे, कंपाउंडर हरि मिश्रा और चपरासी सुनील दास। स्कूल में भी 2 ही शिक्षक थे जो पास ही रहते थे। मिला जुलाकर जानवर ज्यादा और इंसान कम। देखते देखते चीकू की जिंदगी भी वहां घर से बाहर अस्पताल, स्कूल और पोखर के इर्द गिर्द ही घूमने लगी। चमकती चिलचिलाती दोपहर की धूप सा बेजार झुलसता चीकू का जीवन दोस्तों से दूर होने के बाद और कठिन होता गया। जगह बदली पर घर का माहौल नहीं। अकेलापन उसकी नियति में शामिल ऐसे हुआ जैसे उर्वर मिट्टी में केंचुआ, या यूं कहना ज्यादा बेहतर होगा जैसे लकड़ी में दीमक। पर यहां नियति ने कुछ और ही लिख रखा था, जिसे जल्द ही घटना था। किसी ने ठीक ही कहा है, अनपेक्षित हादसे जैसे खुद के घटने के इंतजार में रहते हैं। अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टर साहब को स्थानीय बाहुबली विधायक राजकिशोर सिंह का बुलावा आ गया। संदेशा एक विनयपूर्ण धमकी की तरह था। उस क्षेत्र में ड्योढ़ी पर हाजिरी लगाने का प्रचलन इलाके के सभी सरकारी बाबुओं के लिए एक रिवाज जैसा था। जब भी कोई नया सरकारी अधिकारी गांव में आता तो उसे सर्वप्रथम सिंह साहब के दरबार में मत्था टेकने जाना पड़ता और शरण की गुहार लगानी पड़ती, जिसे शुद्ध हिंदी में प्रोटेक्शन का नाम दिया गया था। शरणार्थी को अभय शुल्क चुकाने के लिए फिक्स्ड मासिक राशि देनी पड़ती। सीधा सीधा कहें तो सरकारी अधिकारियों को घूसखोरी की खुली छूट दी जाती थी और उसके एवज में उसका मोटा हिस्सा विधायक साहब को दिया जाता। कहना मुश्किल था कि ज्यादा खतरा किससे था, नक्सल से या राजनीति से। हक की लड़ाई राजनीतिक रण में अलग अलग झंडों में तब्दील होने लगी थी। जिसकी बंदूक में जितनी गोली, वहां उसी का झंडा लहरा दिया जाता। यह बंदूक की राजनीति का प्रारंभिक दौर था। डॉक्टर खुद अवर्ण और संघर्षशील कम्युनिस्ट थे और उसी के साथ थोड़ा अक्खड़ और ईमानदार भी। कुछ दिन यूं ही बीत गए, परंतु डॉक्टर साहब ने अपनी हाजिरी सम्माननीय विधायक के यहां नहीं लगाई। हालांकि डर शंका की तरह उनके चेहरे पर भी तैरता रहता, पर उभरता बिल्कुल नहीं। संघर्षशील और दृढ़ निश्चयी मन अडिग के अडिग ही बना रहा।
अस्पताल और घर बिल्कुल आमने सामने ही थे। डॉक्टर साहब इस समाज की जमीनी सच्चाई से वाकिफ थे। वक्त की परवाह किए बिना गरीबों का भरसक इलाज ईमानदारी से करते। घर पर भी जाकर मरीज देखने से कभी नहीं हिचकते। कंपाउंडर हरि मिश्रा वहीं पास वाले गांव के रहने वाले थे और विधायक के बहुत ही करीबी भी थे। अस्पताल की सारी खबरें नमक मिर्च लगाकर सिंह साहब तक पहुंचाना उनके रोजनामचे में शुमार था। इधर चीकू का समय घर के बाहर इस नए वातावरण से दोस्ती करने में बीतने लगा। रहते रहते आसपास के वातावरण और तरीके सलीके से परिचय होने लगता है। पोखर, पेड़, मैदान और खालीपन, अब यही नए दोस्त थे जिनके बीच उसका मन रमने लगा था। चीकू और डॉक्टर साहब सब्जी खरीदने साथ जाते थे। दोनों के बीच प्रत्यक्ष संबंध इतना भर ही था कि उनकी फटफटिया पर वो तभी बैठता जब बाजार से कुछ लाना होता। उसका काम सिर्फ थैला पकड़ने का होता था। स्वाभिमानी था, पूरा ख्याल रखता कि बाजार में चलते समय डॉक्टर साहब की उंगली के बजाय थैले की डोरी ही पकड़नी है। यूं ही एक दिन जब दोनों सब्जी खरीदने निकले हुए थे, विधायक साहब का अर्दली डॉक्टर साहब को ढूंढता हुआ आया और हड़बड़ाकर बोलने लगा, डॉक्टर साहब, विधायक बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, आपको अभी तुरंत चलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब चेहरे पर बिना कोई भाव बदले अर्दली को देखते रहे। अर्दली के चेहरे पर अनुरोध से ज्यादा हुक्म तामील कराने जैसा भाव था। थोड़ी देर तक वो सोचते रहे, फिर उन्होंने चीकू की तरफ देखा और मोटरसाइकिल पर बैठने का इशारा किया। उन लोगों ने बाजार से सीधा सिंह साहब के घर की तरफ रुख कर लिया। उन्हें पता था नैतिक रूप से वो जाने के लिए बाध्य थे। 5-6 किलोमीटर दियरा को नापते हुए वो सभी लखीमपुर गांव पहुंचे। घर आलीशान था। हवेली को चीकू इस तरह निहार रहा था मानो किसी सपने में विचरण कर रहा हो। चीकू की आंखें फटी जा रही थीं। महल जैसा घर, बड़ा सा गेट, गेट पर टिप टॉप वर्दी में दरबान, सिपाही और चमचों की जमात, सभी कुछ जरूरत से ज्यादा। चीकू ने सुन रखा था कि हर गांव में एक ही धनी आदमी होता है, वही जो पहले राजा हुआ करता था, बस नाम और शक्ल का अंतर। डॉक्टर साहब ने एक बार चारों तरफ देखा, फिर अपनी हिकारत भरी दृष्टि को चुपचाप नीचे झुका लिया। अभी कुछ दिन पहले कॉमरेड से हुई जिरह में उनकी अपनी ही कही बात उन्हें याद आने लगी। भूमि सुधार कानूनों का दुरुपयोग काफी हुआ है। प्रभावशालियों ने सरकारी और सामुदायिक जमीनों को प्रतिहिंसा से हड़प कर आज अपना बना लिया है। जिस राजनीति ने जमींदारों से जमीन छीन ली, जमींदारों ने उसी राजनीति को अपनी दखल में रखकर यह सिद्ध कर दिया कि वक्त बदलता है, हालात नहीं। अधिकतर जमींदार अब बाबू साहब बन गए हैं। परिवर्तन बस इतना हुआ है कि जमींदारों ने अब अपना पेशा बदल लिया है। डॉक्टर साहब ने मोटरसाइकिल पोर्टिको में लगाई और चीकू को साथ लेकर भीतर चलने लगे। उनके साथ आगे पीछे कम से कम 10 सशस्त्र 6 फुटिया बॉडीगार्ड हो लिए। सामने बड़ा सा बरामदा, बरामदे के भीतर आंगन, फिर कमरों की दीर्घ श्रृंखला। भीतर घुसते ही देखा पैर पर पैर चढ़ाए विधायक सिंह साहब विराजमान मुस्कुरा रहे हैं। सविनय दृढ़ स्वर गूंजा, डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य का रख रखाव और सफाई तो आपके जात गुण में है ही नहीं। आप जिस समाज से आते हैं वहां तो इसका ख्याल रखा ही नहीं जाता, तो कृपया करके अपना सैंडल यहीं खोलिए, हाथ में लीजिए और बाहर रखकर फिर भीतर आइए, और हाँ, इस लौंडे को भी वहीं बाहर छोड़ आइए। लौंडा कहते समय कसैलापन उनकी जुबान से चेहरे तक फैल गया था। चीकू सर्द चुभन भरी आवाज सुनकर हवेली के मोहपाश से बाहर निकला और डॉक्टर पिता की तरफ पूरी मासूमियत से देखने लगा। उसके भीतर एक डर, एक धुकधुकी उग आई थी। डॉक्टर साहब बहुत गंभीर व्यक्ति थे और गुस्सा उनकी नाक पर हमेशा ही रहता, पर इस स्थिति में सौम्यता ने आज अचानक उन्हें क्यों घेर लिया, ये उसके लिए आश्चर्य की बात थी। उन्होंने वही किया जो कहा गया। चीकू को बाहर रुकने को कहा और खुद अंदर चले गए। चीकू अब हट्टे कट्टे घूरते हुए लोगों के बीच खड़ा था। वो कई तरह के दृश्यों की कल्पना करने लगा। उसके अंदर माहौल की नकारात्मकता नई आशंका को जन्म दे रही थी। अंदर बातें चल रही थीं। एक बात तो बिल्कुल साफ थी कि विधायक एकदम स्वस्थ थे और जो भी घट रहा था सब उनकी सोची समझी रणनीति के तहत था। वो डॉक्टर को अंदर से तोड़ना चाह रहे थे। अंत में सिर्फ एक ही बात सुनाई पड़ी कि नक्सली दोस्त किसी के नहीं होते डॉक्टर। और सुनते ही बिना वक्त गंवाए तमतमाते हुए डॉक्टर साहब बाहर आ गए और रास्ते भर बुदबुदाते रहे, चाहे जो हो जाए, घूस नहीं दूंगा। अनजान डर का विषाक्त माहौल और तन गया।
किस दिन, किस समय, कौन से रूप में क्या घट जाएगा, इसका अंदेशा नहीं हो पा रहा था। माहौल बाहर से विषाक्त और घर में अतिरिक्त अवसाद से भरा हुआ था। चीकू अलग थलग बस माँ को निहारता रहता और माँ डॉक्टर साहब को खुश रखने में लगी रहती। इसके लिए अगर बेवजह चीकू को डांटना फटकारना हो या बेबाद बेवक्त उससे माफी मंगवानी हो तो माँ थोड़ा भी नहीं हिचकिचाती, और यूं माहौल में अवसाद के बादल घनत्व से ज्यादा जमा हो रहे थे और समय के साथ बर्फ उन तीनों के रिश्तों में भी जमते हुए अपना घनत्व बढ़ा रही थी। जातीय समीकरण के पेच से कसे तीनों के चित्त में रिश्तों की उलझन की भी कड़वाहट फैल रही थी। अवर्ण डॉक्टर जिसने अंतर्जातीय विवाह किया, उसे सवर्ण विधायक की तीखी आलोचना और कटाक्ष तो झेलना ही था। पिटलग्गुओं का व्यक्तिगत कटाक्ष लगातार आने लगा था। एक और हवा उड़ने लगी थी कि डॉक्टर की दोस्ती नक्सलियों से भी बहुत गहरी है और उनका इलाज वो ही करते हैं। अभी ये बातें अपनी जगह बना ही रही थीं कि एक दिन अचानक जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण हो गया, वो भी उस समय जब डॉक्टर साहब गांव में एक अधेड़ बीमार महिला के आपात इलाज को गए हुए थे। हरी कंपाउंडर उस पूरे आपात निरीक्षण में मुस्कुराते हुए ये कहते हुए टाल गया कि उसे कुछ पता ही नहीं है कि डॉक्टर साहब कहाँ गए हैं। उसने ये भी कहा कि कब कहाँ डॉक्टर साहब किसके इलाज में निकल जाते हैं, हम में से किसी को पता नहीं चलता। उन्हें अस्पताल में न पाते हुए जिला अधिकारी रामकिशोर सिंह को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने डॉक्टर साहब को बलात् अविलंब छुट्टी पर भेज दिया और साथ में लिखित जवाब भी मांगा। बलात् छुट्टी के दौरान डॉक्टर साहब ज्यादातर घर पर ही रहते और इस सुनहरे मौके को देख हरी आराम से दवाइयां बेच पा रहा था। साथ ही साथ शाम को विधायक को डॉक्टर के घर का और अस्पताल का बाकी हिसाब किताब भी देता रहता। जिनके पास सुविधाएं थीं, उनकी ही भूख बढ़ती जा रही थी। सत्ता हथियाने के नाम पर हिंसा प्रतिहिंसा भी कमजोरों को ही लील रही थी। हरी सच्चाई जानता था, उसे बहुत गुस्सा भी आता था। सोचता कि डॉक्टर साहब के पास बुद्धि तो है नहीं, वो अपनी चुटीली बातों से अब डॉक्टर को मानसिक रूप से परेशान भी करने लगा था। कटाक्ष की सीटी बजाते हुए अब वो अक्सर चुटकी लेने लगा था। एक दिन उसने हद पार करके डॉक्टर साहब को यहां तक कह डाला कि विधायक की शर्तें अगर आज भी मान ली जाएं तो मैं खुद मध्यस्थता करा दूं। डॉक्टर साहब उस दिन आग बबूला हो गए और हरी को गालियों की बौछार के साथ जबरदस्त खरी खोटी सुनाई, जबकि सच्चाई ये थी कि अब डॉक्टर भी भीतर से बेचैन होने लगे थे। इस सारी कश्मकश में उनका सारा रंज और गुस्सा चीकू पर समय बेसमय उतरता रहता। घर में चीकू की लगभग स्थिति गली के पिल्ले की तरह हो गई थी, जिसे देखो वही एक घुड़की मार देता। इस माहौल में चीकू की हरी कंपाउंडर से कुछ ज्यादा ही छन्ने बनने लगी और वो ज्यादातर समय उसी के साथ बिताने लगा। वो दिन भर उसी के घर में पड़ा रहता, लूडो खेलता, छक्कर, अंडा, मांस, मुर्गा, मच्छी खाता और सिर्फ रात को सोने के लिए घर लौटता तो घर के सड़े माहौल को देखकर उसका मन कचोटता और वो छत पर ही सो जाता। छत पर चांद तारों के बीच तरह तरह की शक्लें बनती और बिगड़ती और ये सब देखते देखते वो सो जाता। हरी जब भी मिलता बड़ी आत्मीयता से मुस्कुराता। ये चीकू को समझ में नहीं आ रहा था कि हरी की बढ़ती मंद मुस्कुराहट का आखिर राज क्या है। चीकू इस बात से भी उकता गया था कि डॉक्टर साहब अब दिन भर घर में ही क्यों रहते हैं, जो उसके लिए दिन को और भी दुर्दिन बनाते जा रहे हैं। माँ एक पल को भी उसके पास नहीं बैठ पाती। एकांत का डर उसके बालमन में मकड़ी के जाले की तरह फैल रहा था और उसके जीने की इच्छा को भीतर से कमजोर कर रहा था। अब जब वो पोखर पर जाता तो उसके भीतर नहाने के बदले डूबने की इच्छा प्रबल होने लगती। अक्सर इन दिनों चीकू रात को छत पर अकेले ही सोने लगा था। सवाल नींद का था, जबकि नींद बहुत दूर थी, जहां स्पर्श की लोरी भी नहीं पहुंच पाती और पलक से पलक जोड़े रहने पर भी नींद गायब रहती। आंसू भीतर ही लहराते पर आंखों तक आने का रास्ता भूल जाते। अजाने आसमान ताकता तो उसे लगता तारों की कराहटें सुन रहा है। अपनी सारी मुरादों को खिसकता घिसटता पाता। रात में मन और ज्यादा डोलता तो खुद को टटोलता कि वहीं छत पर है या कहीं घनघोर जंगल के घुप अंधेरे में गुम। घबरा कर उठता तो अपने आप को अकेला छत पर ही घबराहट के पसीने से पूरी तरह बोथा हुआ पाता। बगल का सटा हुआ मकान हरी का ही था और दोनों मकानों की छतों को एक छोटी सी दीवार अलग करती थी। एक रोज रात में छत पर वो अकेला बैठा था और उसने देखा उस रोज हरी भी अपनी छत पर आ गया है।
बच्चे की सूजी हुई आंखें भले उसे न दिखी हों, पर दुखते मन को आसानी से अंधेरे में भी वो भांप गया। हरी ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा, क्या डॉक्टर साहब ने पिटाई की है? चीकू के बालमन ने तपाक से जवाब दिया, नहीं, मां ने डांटा है, असमय भूख लग गई थी। हरी कहने लगा, तो तुम मेरे पास आ जाते। भूख अब याचक दृष्टि से उसकी तरफ देख रही थी। हरी भांप गया और कहा, अंडा करी बना है, खाओगे? अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। मां को जोर से आवाज देकर कहा कि वो हरी चाचा के यहां जा रहा है, और छत की छोटी दीवार फांद गया। भूख की भड़की आग के कारण अंडा करी चावल के साथ तीखी मिर्च का तो उसे पता ही नहीं चला, और वो ड्योढ़ा खा गया। बड़ी तेज की हिचकी आई, पर मां की याद नहीं आई, बस भूख और उसकी तृप्ति। हरी ने कहा, सो जाओ। चीकू ने जवाब में कहा, छत पर सोता हूं, वहीं सोऊंगा। और अगले ही पल चीकू अपनी छत पर अपनी खटिया पर लेटा हुआ था। हरी चाचा अपनी छत से लेटे हुए भी उसी को अलग ही दृष्टि से ताके जा रहे थे। आसमान की उजली नीलाहटें फूल की तरह सिकुड़ रही थीं। परिंदे सोते हुए अपने पंख खुद ही समेट रहे थे। घुप अंधेरे में खामोशी, अभी अभी थोड़ी सी खांसी, और फिर चुप हो गई। इस एकांत में मन के भीतर निर्वात रचा जा रहा था, जिसकी धुंध में चीकू उनींदी लिए तारों की शक्लें तलाश रहा था। आंखें जो कई चित्र गढ़ रही थीं, बादलों के ढूंहों और फाहों से कभी डरावनी तो कभी देवी देवताओं की शक्लें उभर रही थीं। तीसरा पहर बीत रहा था, पर वो अब भी बार बार करवट लिए जा रहा था। आधी नींद पूरी नींद की तरफ चल पड़ी थी। कषाय की परत थोड़ी ढीली हो रही थी कि उसके पेट पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ, और अगले ही पल उसके शरीर को बलिष्ठ आलिंगन ने कस लिया। अभी तक उसे लग रहा था कि वो सपने में ही लड़ने की कोशिश कर रहा है, तभी उस काली सूरत ने उसके मुख को बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया, इतना कि उसका दम फूलने लगा। पलक झपकते ही बादलों की काली ढूह ने हरी की शक्ल अख्तियार कर ली थी। बच्चा था वो, और कल्पना के बाहर की चीज यथार्थ में प्रत्यक्ष सामने हो तो लगा मानो जैसे मछली को अचानक सड़क पर पटक दिया गया हो। अकेलापन कभी कभी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है, और शायद इसका ही फल था कि अगले ही पल उसने कस के दांत गड़ाया था हरी के गालों पर। खून से दोनों का चेहरा सन गया। हरी की जैसे तंद्रा टूटी, और वो वापस एक ही छलांग में अपनी छत से फलांगते हुए नीचे भाग गया। चीकू कुछ पल तो वहीं छत पर निष्प्राण सा पड़ा रहा, फिर कपस कपस कर रोते रोते पसीने में बोध गया। कभी कभी रुलाई गले से नहीं, अंधे कुएं से उतर कर आती है। गला कब अंधे कुएं में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। उसी समय प्रभात की पहली किरण फूटी। चिड़ियों का कलरव उसकी पीड़ा और बढ़ा रहा था। उसका मन अखरोट के चेहरे की पहली चोट सा दरका हुआ था। सोचने की शक्ति क्षीण हुई जा रही थी। निस्तेज वो उठ पड़ा। बंद दिमाग और बेजान कदम उसे किस तरफ लिए जा रहे थे उसे भी नहीं पता था। खून अब भी उसकी शक्ल पर फटके हुए बिखरे चावल की तरह फैला हुआ था। चलते चलते उसने अपने आप को पोखर के ठीक सामने पाया। अनायास सारे कपड़े उतारकर छलांग लगा दी। पानी में लंबी सांस लेकर रोक लेने की नितांत आवश्यकता होती है, लेकिन उस समय उसकी सांस लेने की जरा सी भी इच्छा बाकी नहीं थी। भरे तसले सा पानी के निचले सतह की मिट्टी पर निस्सारता में पड़ा रहा वो। पानी के अंदर दम घुटता तो है, पर उस समय पानी नहीं भुस्सी के बोरे में बंद घुटन सा महसूस कर रहा था वो। चेहरे पर चिपके खून के छींटे कई शूल और किरिच बन एक साथ चुभ रहे थे, और वो चीख भी नहीं पा रहा था। अंतिम सांस के चंद सेकंड पहले अचानक उसके हाथों में पोखर की गीली दलदली मिट्टी भर आई। पूरा चेहरा पानी में भीतर ही भीतर उसी मिट्टी से लीप लिया, और उसे लगने लगा जैसे मिट्टी ने उसे थोड़ी और सांसें अता कर दी हैं, जिसकी उस वक्त बहुत जरूरत थी उसे। दूसरे ही पल वो पानी की सतह तक जा चुका था। मिट्टी, पानी, हवा, पृथ्वी के सारे तत्व एक साथ उस पल उसके साथ हो गए थे। फिर वो थोड़ी देर पानी की सतह पर टूटे कमल सा तिरता रहा। आंखों की नमकीन नमी पोखर के पानी के साथ गड्ढमड हो रही थी। सुबह की किरणों में शांति और सुकून नदारद थे। तंद्रा टूटी कि लौटी पता नहीं, पर यांत्रिक झटके से किनारे आकर कपड़े निचोड़कर पहन लिए उसने, और उसी खोए हुए अंदाज में घर की तरफ चल पड़ा। इधर मां चिंतित परेशान चीकू को ढूंढने निकल पड़ी
किसी ने बताया कि घर की ओर आते दिखा है तो भागती हुई आई। आमने सामने हुई तो मिमियाती दर्द के गले में घूंट की तरह बन छटपटाती मछली सी दिखी। मासूम शक्ल के पीछे लिखा था, इन पपड़ियों को छूना भी मना है, नहीं तो जख्म आवारा हो जाएंगे। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि मां बच्चे के चेहरे पर उभरती संवेदनाओं से पूरी तरह परिचित नहीं हो पा रही थी। भावों का गड्ढमड्ढ चेहरा लिए हौल उठा और भीतर ही बैठ गया। जुबान हिली और नम डब आंखें भड़भड़ाने को अकुलाईं। इससे पहले कि भीतर कुछ और दरकता, चीकू ने झट चुपके से मां की गोदी में सिर रख दिया, पर रोया बिल्कुल भी नहीं। लगा जैसे चांद पूर्णिमा में कटकर पत्थर हो गया हो और मां की गोद में गिर पड़ा हो। आंखों में इतने भाव बदल रहे थे कि मां ने अपनी ही आंखें बंद कर लीं, सुबकने लगी। 1000 बार पूछा, पर एक भी शब्द नहीं फूटा चीकू के गले से। कभी कभी शब्द वहीं सूखे थूक में अटके रहते हैं, धकियाने से भी बाहर नहीं आते। उनका धकियाना पहाड़ को धकियाने से दुश्वार हो जाता है। 1000 दुख और एक चुप्पी, गहरी उनिंदी वाली चुप्पी। चीकू के पास इसको अकेले झेलने के अलावा कोई चारा नहीं था। वर्षों तक इकट्ठा होने वाली कुंठाएं, शरीर में हो रहे हार्मोनल बदलाव इस असंतुलित प्रक्रिया में सब सहायक थे। अगले दिन 10 बज चुके थे और पता चला कोई ऑडिट टीम अस्पताल में जांच करने आ चुकी है। डॉक्टर साहब को बुलाने आज हरी नहीं, चपरासी सुनील दास आया। कर जोड़ते हुए अनुग्रह कर उन्हें किसी तरह अस्पताल ले गया। शाम तक ऑडिट टीम निरीक्षण और जांच पड़ताल करती रही। चीकू के घर से ही चाय, नाश्ता और लंच का इंतजाम मां ने ही किया। शाम को कुछ पेपर्स पर हरी और सुनील दास के हस्ताक्षर करवाए गए। डॉक्टर साहब ने किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। एक सवाल टेढ़ी नजरों से पूछा गया कि क्या आपके पास नक्सली भी इलाज करवाने आते हैं? परंतु डॉक्टर साहब ने सारी प्रक्रियाओं के दौरान मौन धारण कर लिया था। बाइज्जत की शक्ल पल में बेइज्जत सी हो जाती है, जबकि इसमें उसका कोई हाथ नहीं होता, और उसे तब पता चलता है जब जमीन पैरों के नीचे से खींच ली जाती है। दूसरे दिन ठीक 10 बजे जिलाधिकारी ने एक पत्र अस्पताल में भिजवाया, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जांच समिति ने दवाइयों के हिसाब में अनियमितताएं पाई हैं और कई शिकायतों को भी सही पाया है जो गांव वालों ने डॉक्टर के खिलाफ लिखी थी। इसके मद्देनजर डॉक्टर श्री ईश्वरनाथ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और आगे भी जांच समिति अपनी जांच जारी रखेगी। अविलंब सरकारी घर खाली करने का आदेश भी साथ में संलग्न था। उसी दिन विधायक की कार घर के पास से गुजरी। धूल उड़ाना संकेत है अभिमान का। सवर्ण के साथ धनी होना गौरव की निशानी, और जब धन के साथ राजनीति भी जुड़ जाए तो वो और भी बड़ा बाहुबली बन जाता है। बाहुबली का पूरा साम्राज्य भय पर आधारित होता है। जहां कहीं भी भय कम होने की आशंका नजर आती है, उसे पूरी तरह से मिटा देना ही शक्ति परीक्षण का ध्येय बन जाता है। कुछ दिन पहले ही चर्चा में आया था कि एक जमींदार को मारकर नक्सलियों ने मुसहरों को जमीन दे दी। उसके कुछ दिनों बाद ही मुसहरों के पूरे गांव जला दिए गए। डॉक्टर साहब नक्सलियों को पसंद नहीं करते थे। प्रतिहिंसा एक और हिंसा को जन्म देती है। डॉक्टर साहब इसलिए प्रतिहिंसा को खराब मानते थे और समाज के सामने खड़े होकर अपने अधिकार के लिए लड़ना पसंद करते थे। पर आज सारे अर्जित सैद्धांतिक मूल्य प्रश्न चिन्हों के घेरे में थे और इन सब के बीच डॉक्टर खुद पसोपेश में थे। जैसे जैसे दिन बीते, दुख की दीवार प्याज के छिलकों सी परतदार होती गई। एक के बाद एक, आखिर कितनी परतें पार करेगा आदमी? गांव के वो लोग जिनके लिए दिन रात डॉक्टर साहब सेवा में लगे रहते थे, वो सब लाश से ज्यादा मरे हुए प्रतीत हो रहे थे। यह किसी अदृश्य डर का प्रतिफल था या समाज के नियम में उगते सूरज की सलामी ही लिखी है, पता नहीं। गांव वालों के बदले व्यवहार को देख भ्रम हो रहा था कि तिलचट्टे बदलते वातावरण के अनुसार ज्यादा ढलते हैं या आदम। चीकू, डॉक्टर साहब और चीकू की मां तीनों ही अपने अपने दुख से ऐसे लड़े चले जा रहे थे जैसे समुंदर और उसके तीर के बीच की अनवरत लड़ाई हो, कभी न खत्म होने वाली। 31 अक्टूबर 1984 का दिन था। पूरे देश पर वज्रपात पड़ा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या अपने ही अंगरक्षक के द्वारा कर दी गई। बौराए से लोग इधर उधर भाग रहे थे। दिल्ली और देश के अलग अलग भागों में
सिखों की हत्याएं की जा रही थीं। इसी माहौल में इधर इस मनहूस गांव के एक छोटे से परिवार में अलग तरह की झंझा उठी हुई थी। सरकारी घर से बेदखली के बाद गांव को छोड़ मां दोनों को साथ लिए वापस अपनी पुरानी कार्यस्थली लौट रही थी। सारे रास्ते भय का माहौल था। पहली बार मां ने डॉक्टर से ज्यादा कसकर चीकू को भींचा हुआ था। उस क्षण में चीकू को डर भी आराम के साथ सुकून दे रहा था। तीनों वापस तेतरहट गांव आ चुके थे, जहां जिंदगी एक नई करवट के इंतजार में थी। पीड़ा को कोई कहां सूत पाता है। क्षण भर बस सहला लेता है, बहला लेता है और फिर अपनी खंडित यात्रा को समेटने की यात्रा में निकल पड़ता है। इस यात्रा में अब तीनों की जिंदगी की हौस हाँप रही थी। समय हर दिन और ज्यादा दुर्दिन की तरह सामने आ रहा था। डॉक्टर साहब लगभग मायूस हो चुके थे। सिस्टम में जातीयता और घूसखोरी दीमक की तरह घुस गई थी। अर्जित सैद्धांतिक मूल्यों को ताक पर रखकर अंत में डॉक्टर साहब ने प्राइवेट प्रैक्टिस की शुरुआत कर दी। धीरे धीरे डॉक्टर साहब की एक पुरानी आदत जो कभी कभार वाली ही थी, उनके कमजोर पड़ते ही उन पर पूरी तरह हावी हो गई। समस्या थी नशे की। नशा भी बिल्कुल अजूबा, जो संभवतः एक डॉक्टर ही कर सकता है। वो नशीली दवाएं लेते थे, फोर्टविन, कॉम्पोज या पैथेडिन या जो भी विकल्प आसानी से मिल जाए। शुरुआती दौर में ये इंजेक्शंस अकेले में वो खुद से ले लेते थे, फिर वहीं लुढ़क जाते थे। घर से जब दूर रहते तब लेते। फिर धीरे धीरे इसका क्रम और दायरा बढ़ता गया, जिसका प्रतिफल ये था कि अब टूटन तीनों का स्थायी भाव बन गया। ये नशा शायद उनके भीतर का क्षोभ था। ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, पर अवर्ण होने के कारण उन्हें कभी भी समाज में वो इज्जत नहीं मिली जो एक सामान्य डॉक्टर को मिलनी चाहिए थी। मां का आधा समय उनकी नशा मुक्ति के पीछे बीतने लगा। मां को हमेशा लगता, हम जितना प्रेम उंडेल लेंगे वो नशे से उतने दूर होते जाएंगे। चीकू को एक हद के बाद इस कोफ्त भरे माहौल से भयानक नफरत सी होने लगी। प्रेम हर जगह होते हुए भी आपसी संबंध नहीं बांध पा रहा था। बेरुखी और बेनियाजी इतनी बढ़ गई थी कि आपसी संबंध तिक्ततम होने लगे। तीनों के भीतर तनाव समंदर सा उफान लिए था और स्थिति ऐसी थी कि मन के भीतर उस लड़ाई का सारा झाग समाया हुआ हो, जिसे न उगला जाए न निगला जाए। शोक ऐसा बीज है जो 1000 गुना तेजी से बढ़ता और फैलता है। चीकू के चारों ओर अब जंगल उगाया था। उसे कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अब हमेशा चीकू के भीतर एक खलिश बनी रहती थी। ऐसी स्थिति में वो अक्सर एकांत को गले लगाता और घंटों खिड़की से बाहर झांकता रहता, दिवा स्वप्न गढ़ता और खुद खुश हो लेता। खिड़की के बाहर बंद पल्लों पर बूंदों की जुगलबंदी देखता, तब थोड़ी सी निराशा बूंदों के साथ धुल जाती। पर एकांत का सुकून भी ज्यादा देर तक नसीब नहीं होता किसी को। डॉक्टर को नशा अब बेहोशी की तरह आता। वो कहीं भी गिर जाते, बाजार में भी गिर पड़ते। अक्सर सभी जगहों पर उनके साथ सिर्फ चीकू ही होता। कई लोग इसे मिर्गी समझते और जूते चप्पल सुंघाने लगते। जितने लोग उतनी बातें। कटाक्ष भरी भीड़ की बातें गर्म शीशे की तरह उसके कानों में पिघलती हुई उतर जाती। वो बच्चा भारी भरकम नशे में डूबे आदमी को उठा भी नहीं सकता, तो हाथ जोड़े भीड़ से ही कातर नजरों से विनती करने लगता, कोई तो रिक्शे पर चढ़ा दो प्लीज। पूरे रास्ते अपने नन्हे हाथों से उस नशे में डूबे विशालकाय शरीर को संभाले लाना 10 बार पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं होता। वो भी उस बेटे के लिए जिसने उस व्यक्ति को कभी पिता नहीं समझा, और पिता जिसने कभी उस बेटे को बेटा समझकर गले नहीं लगाया। दोनों के बीच संघर्ष अपनी परिभाषा बदल चुका था। अब डॉक्टर साहब ने धीरे धीरे बाहर निकलना कम कर दिया, पर लोगों से चुपके से उधार मांगने लगे। कभी सूद पर, कभी बिना सूद के, तो कभी मां को बिना बताए कुछ गिरवी रख देते। नशे के इंजेक्शन्स और उसकी मुक्ति के लिए खरीदी गई दवाओं में चीकू की मां पूरी तरह खाली और कंगाल होने लगी। इस स्थिति का पूरा फायदा अस्पताल में काम करने वाले सहकर्मी उठाना चाहते। कभी झूठी सहानुभूति, कभी पैसे की मदद के बहाने। आंखों और अनचाहे स्पर्श में वासना की तीखी गंध मिली होती। मां की इस नई परेशानी से चीकू पूरी तरह वाकिफ था और इसलिए अब वो सारा समय घर पर ही बिताता, ताकि पिता की चिंता मां को न करनी पड़े। कभी कभी ऐसी विषम स्थिति आ जाती जिसकी कल्पना करने से भी जी सिहर जाए। पिता नहाते नहाते नशे में बेहोश हो जाते।
उस समय माँ अस्पताल में काम पर होती। बाथरूम के भीतर से सिर्फ गों गों की आवाज आती। वो बच्चा मुश्किल से पूरा जोर लगाकर दरवाजा खोल पाता। चिटकिनी कमजोर होना मददगार साबित होता और नंग धड़ंग पिता को सहारा देते हुए उनके बिस्तर तक ले जाता और तकिए के सहारे सुला देता। जब डॉक्टर को होश आता तो आत्मग्लानि से कुछ घंटे सिर झुकाए रहते, नजरें नहीं मिलाते और कभी कभी चीकू के सिर पर हाथ फेर देते जैसे माफी मांग रहे हों। सभी घटनाओं के बीच उम्र से उसकी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। वो समय से पहले लगातार बड़ा होता जा रहा था। दुख किसी की उम्र को यूं ढकेलते हुए आगे ले जा सकता है, ये तो उसे भी समझ में नहीं आया। परिपक्वता का कड़ा आवरण उसके कोमल मन पर चढ़ता जा रहा था। अकेले में वो अक्सर ये भी सोचता कि क्या इस सिफरीय स्थिति का जिम्मेदार वो खुद ही तो नहीं। सब कुछ मानो धीरे धीरे धसक रहा हो। ये डर उसे विरसे में नहीं, इसी जन्म में मिला था। उसे सब कुछ अधूरा सा मिला, पूरा कुछ भी नहीं। वो अरमानों के ढूह पर बैठा था, जहां अफसोस की सांसें ज्यादा तेज चल रही थीं, जो उसे अक्सर तेजी से आत्महत्या की राह की तरफ खींचती चली जा रही थीं। अब डॉक्टर पर मां की प्रतिक्रिया कभी प्यार, गुस्से और खींच के रूप में बारी बारी से आती, तो कभी एक एक करके। उन सभी प्रतिक्रियाओं में चीकू कहीं और ही पिसा जा रहा था। वो रोज ये मनाता कि भगवान या तो उसे या फिर डॉक्टर साहब को अपने पास बुला ले। बाल मन यहां सिर्फ सपनीला स्वार्थ देख रहा था। एक दिन अचानक डॉक्टर साहब को उनके गांव, जो कि सासाराम के पास था, वहां से खबर आई कि उनके बड़े भाई नहीं रहे। हालांकि सबको पता है कि उनके विवाह के समय से उनके पुश्तैनी घर में उनका आना जाना वर्जित कर दिया गया था। फिर भी उस दिन कहां से भाई के लिए इतना प्रेम अचानक उभर आया, पता नहीं। क्या मृत्यु ही ऐसा बंधन बनाती है जो वर्षों से रूठों को पास लाने में सक्षम हो? डॉक्टर साहब का गांव पुराने जमींदारों का गांव था। खेत मजदूर परिवार में जन्मे उस जनजाति से उभरे पहले डॉक्टर ने शादी किसी और ही जाति में कर ली थी और अपने मौलिक कर्तव्य को भी नहीं निभाया था, जो उनके पिता की आशाओं की तिलांजलि से कम नहीं था। इस क्षोभ के साथ घर वाले प्रतिबंध न भी लगाते, तब भी वो वहां नहीं जाना चाहते। पर आज की पुकार और उनके मन की स्थिति कुछ और ही थी। आज भाई की मौत ने संवेदना और स्मृति के साथ मिलकर अवचेतन को उनके अपने बचपन के जागृत चेतन में बदल कर रख दिया था। खबर सुनते ही अविलंब रात को ही ट्रेन पकड़कर डॉक्टर साहब अपने गांव को निकल पड़े। मां ने बहुत समझाया और साथ ले चलने को भी कहा, पर उनकी एक नहीं सुनी डॉक्टर ने। उनको गए 10 दिन बीत गए। इस बीच चीकू को खोई हुई मां पूरी तरह वापस मिल गई थी। कुछ खोना भी पाना ही होता है। इस भेद से अनजान वो बस इस बात से बेहद खुश था कि घर में मां के ध्यान का केंद्र अब सिर्फ वही है। 10 दिन, 20 दिन, फिर पूरा महीना बीत गया। मां अब थोड़ी चिंतित और चीकू खूब प्रसन्न रहने लगा। हालांकि मां की रूनी सूरत देखकर वो थोड़ा परेशान हो ही जाता था। कोई खबर नहीं, कोई चिट्ठी नहीं। मां ने एक रात सुलाते समय चीकू से कहा कि वो डॉक्टर साहब को देखने गांव जाएगी। चीकू को अब काटो तो खून नहीं। क्या सारी खुशियां फिर विलुप्त हो जाएंगी? मां के आलिंगन में भी ममता फिसलती हुई सी लग रही थी उसे। अगली सुबह मां ने जल्दी जल्दी खाना बनाया, फिर कुछ कपड़े तह करके बैग में डाले। 10 बजे रिक्शा बुलाने को कहा। रिक्शे वाला भी कमबख्त समय पर गेट के सामने ही मिल गया। उसी वक्त हाँपते दौड़ते पुराने अस्पताल का सुनील दास चपरासी दौड़ता हुआ आया। उसकी शक्ल पर जमाने भर की परेशानियां तैर नहीं थीं। मां कुछ बोलती उससे पहले उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, आप लोगों को क्या सच में कुछ नहीं पता? मां के चेहरे पर कई आशंकाएं क्षण भर में एक साथ उभर गईं। चीकू दरवाजे पर खड़ा दोनों चेहरों को ध्यान से देख रहा था। मां की उड़ती शक्ल को भांपते हुए सुनील दास ने कहा, डॉक्टर साहब के गांव से खबर आई है। उनके रिश्तेदार ने पेंशन की पूरी जानकारी मांगने के लिए उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भेजा है। उनके गांव से कल शाम कोई आया था, कह रहा था कि यहां से जाते वक्त गया रेलवे स्टेशन से उतरकर टमटम से गांव जा रहे थे। रास्ते में पता नहीं कैसे टमटम से लुढ़क गए। नशे में थे या किसी ने धक्का दे दिया, किसी को पता नहीं। सिर में अंदरूनी चोट लगी थी, शायद उसके बाद का ज्यादा पता नहीं, पर 2 दिन लाश थाने में पड़ी रही थी। फिर किसी नजदीकी गांव वाले ने पहचान की, दाह संस्कार गांव पर ही हुआ। एक ही घर में 2 भाई 7 दिन के अंदर भगवान के पास चले गए।
विधि का भी विचित्र विधान है। पहले वाक्य के बाद मां ने कुछ नहीं सुना, पर चीकू सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहा था, मानो खबर की पुष्टि कर रहा हो। मां दरवाजे के पल्ले को पकड़े पकड़े धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और अचानक ही तेज दहाड़ मारकर रोने लगी। आसपास के कई लोग आ गए। मां कभी हंस रही थी तो कभी रो रही थी और कभी दहाड़े मार रही थी। चीकू घर के कोने में अलमारी के पास खिड़की पर अटक कर बैठा सब कुछ खुली खुली आंखों से बस देखे जा रहा था। उसकी आंखें अब सिर्फ बाहर की ओर देख रही थीं। कहीं कोई दुख नहीं था, बल्कि एक निश्चिंतता थी। मन में बस एक गूंज विद्यमान थी कि मां अब सिर्फ और सिर्फ उसकी है। आगे के सारे सपनीले दृश्य उसकी आंखों में अचानक उगने लगे। उसकी स्मित, उसकी खोई मुस्कान, उससे मिलने इतने दिनों बाद समंदर लांग के आई थी। वो अचानक उठा और पिता की कुर्सी पर बैठ गया। मैं राख हूं, फकत राख, मत फूंको, आंख तुम्हारी ही जलेगी। उदय प्रकाश। इस संस्मरणात्मक कहानी को जब लिख रहा था तब इस अकथ कथा को कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये भी नहीं कि इसे संस्मरण का नाम दे दूं, और न ही उस समय पता था कि कभी ये किसी किताब का हिस्सा बन जाएगी। जब संस्मरण लिखने की हुक उठी तो लगा यहां जो भी लिखा है वो सच के बेहद करीब है, और अगर इसके स्वरूप को संस्मरण का जामा दे दिया गया तो ऐसा लगेगा जैसे दही का जामन डालकर जमने से पहले चखने वाली हरकत कर दी गई और दही न पूरा जमा न आधा, कहीं का नहीं रहा। इस संस्मरणात्मक कथ्य में चीकू, जो कि मेरे घर का पुकारू नाम है, उसका लगभग दुख दिदिया का भी साझा दुख है। भले उसका नाम नहीं है, सिर्फ हरी कंपाउंडर वाले हिस्से को छोड़कर वो हर दृश्य की संवेदना में शामिल है और पूरे संस्मरण में अदृश्य रूप से मौजूद है।